ईरान इजराइल के बीच पिछले 5 दिनों से हिंसक संघर्ष जारी था, लेकिन अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने जंग शुरू होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। 17 जून को देर रात एक्स पर उन्होंने लिखा, हैदर के नाम पर जंग शुरू होती है। हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दाग दी। जवाबी हमले में इजराइल ने भी ताबड़तोड़ हमले किए। इसके बाद ईरान ने इजराइल की ओर फतह मिसाइलें भी दाग दी हैं। वहीं ईरान और इजराइल की जंग के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हमें पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ हैं। वे आसान टारगेट हैं, लेकिन वे अभी वहां सुरक्षित हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि उसके नागरिकों या सैनिकों पर मिसाइलें दागी जाएं। अमेरिका की सहनशीलता खत्म होती जा रही है। ट्रंप का यह बयान ईरान के लिए एक चेतावनी की तरह माना जा रहा है। एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने अपनी मांग भी साफ कर दी है और कहा है अनकंडीशनल सरेंडर, यानी बिना शर्त आत्मसमर्पण। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त लहजे में ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की चेतावनी भी दी। समझा जा रहा है कि हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका भी इस जंग में कूद सकता है और ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर 17 जून को वापस वॉशिंगटन लौट आए थे। ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले ही वापस लौटने का फैसला किया। ट्रंप ने 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स यूरोप भेजे हैं, जिससे संभावित हमले की अटकलें तेज हो गई हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हर किसी को फौरन तेहरान खाली कर देना चाहिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने के बाद व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ एक बैठक की। इसके बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में और ज्यादा फाइटर जेट्स भेजने का फैसला किया है। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष तब शुरू हुआ जब 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया। ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया गया। इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 14 वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर मारे गए, जिसके बाद ईरान ने पलटवार किया और इसे 2 प्रॉमिस 3 नाम दिया। ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी। 14 जून को ईरान ने इजरायली रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया, जिसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर वार्ता रद्द हो गई। 15 जून को इजराइल ने ईरान के 3 गैस ठिकानों पर हमला किया। इजराइल ने ईरानी रक्षा मंत्रालय पर हमला किया। इसी दिन ईरानी हमले में इजराइल के हाइफा रिफाइनरी सेंटर को भी नुकसान पहुंचा। 16 जून को ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें 8 लोगों की मौत होने और 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की रिपोर्ट हुई। ईरान ने इजराइल का F-35 विमान गिराने का भी दावा किया। इसके बाद इजराइल के खिलाफ जंग की घोषणा से पहले ईरान ने 17 जून की दोपहर बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव के हर्जिलिया टाउन में स्थित खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर अटैक किया। वहीं ईरान इजराइल जंग को बढ़ता देख और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में लोग खौफ में आ गए हैं और शहर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे हैं। तेहरान का मुख्य इलाका मंगलवार सुबह से ही खाली होने लगा और कई दुकानें बंद रहीं। शहर का प्राचीन ग्रैंड बाजार भी बंद था। तेहरान से पश्चिम की ओर जाने वाली सड़कों पर जाम की स्थिति देखी गई। कई लोग कैस्पियन सागर क्षेत्र की ओर जाते दिखाई दिए। तेहरान में पेट्रोल पंपों और गैस के लिए लंबी कतारें भी देखी गईं। खाने की चीजों की कमी होने की भी रिपोर्ट आने लगी है। डॉक्टर एवं नर्सों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इजराइल ईरान जंग में अब तक 1300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। समाचार एजेंसी AP ने एक मानवाधिकार समूह के हवाले से बताया है कि ईरान पर इजरायली हमलों में 585 लोग मारे गए हैं और 1326 लोग घायल भी हुए हैं। वहीं इजराइल में भी 16 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई है। फिलहाल सबकी नजरें अमेरिका की ओर टिकी हुई हैं और उसके संभावित कदमों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इजराइल और ईरान के बीच में ये जो वर्तमान समय का युद्ध है, ये गंभीर रूप लेता जा रहा है और अभी हाल के समय में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे और उसके सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर बड़े हमले लॉन्च किए और इजराइल के द्वारा ये जो हमला
ईरान के ऊपर किया गया उसके पीछे का तर्क ये इजराइल ने दिया कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। और IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो बैठक हुई थी उसमें भी इस बात को मान लिया गया था कि ईरान अपने IAEA के ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको वायलेट कर रहा है। और ऐसे में इस बात की संभावना बन रही थी कि जो इजराइल का ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला होगा, उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हिट होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की आशंका जताई थी। ईरान और अमेरिका के बीच की जो नई न्यूक्लियर डील को लेकर के जो बातचीत चल रही थी वो 5 राउंड की यद्यपि की हो चुकी थी, लेकिन उसके ज्यादा कोई सब्सटेंशियल आउटकम्स उसमें नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में ये जो हमला था वो इसकी प्रबल संभावना थी और जो इजराइल ने कर दिया है। उसके बाद अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है और इजराइल की अनेक सिटीज को टारगेट किया है, जिसमें तेल अवीव में उसको कई बड़ी सफलताएं मिली हैं। इजराइल का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है वो हिट हुआ है। हाइफा शहर में भी ईरान की जो मिसाइल्स हैं उसने हिट करने में उसे सफलता हासिल की है। तो ये जो पूरी स्थिति है एक युद्ध का स्वरूप वो ले चुकी है। लेकिन ये जो युद्ध है यदि आगे एस्केलेट करता है तो जाहिर है कि दोनों ही राष्ट्रों को इसमें बड़ी क्षति उठानी पड़ सकती है। लेकिन इस पूरे युद्ध में जो ईरान को ज्यादा क्षति उठानी पड़ेगी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आगे का जो सिनारियो है इस युद्ध का इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को किस दिशा में ले जाता है। यदि वो अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से अभी भी आगे बढ़ाता है तो मेरे असेसमेंट के मुताबिक इजराइल ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर जो कि डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसके ऊपर बड़े हमले कर सकता है और उस पूरी प्रक्रिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी उसका सीधा साथ दे सकता है। और ईरान को जाहिर है कि ऐसी स्थिति में और भी भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। और आगे का जो इस पूरे युद्ध का जो सिनारियो है वो ईरान के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को यदि वो लिमिट करता है, अमेरिका के साथ वो जो एक नई डील राष्ट्रपति ट्रंप जिसको साइन करने के लिए दबाव डाल रहे हैं वो यदि कर लेता है तो ये युद्ध रुक सकता है। लेकिन यदि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश की और यदि यूरेनियम एनरिचमेंट को तेज करने की कोशिश की तो ऐसे में इजरायली हमले और अधिक तेज होंगे और उस हमलों में अमेरिका भी इजराइल का सीधा साथ देते हुए ईरान पर सीधे हमले कर सकता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों इस बात को समय समय पर कहते रहे हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने नहीं देंगे और उसके लिए वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम इस तरीके की युद्ध की स्थिति के बाद किस दिशा में बढ़ता है, उसी के आधार पर ही आगे इस युद्ध का स्वरूप निर्धारित होगा। जी, जो ईरान की IRGC के टॉप कमांडर्स इसमें मारे गए हैं, इंटेलिजेंस के चीफ इसमें मारे गए और इजरायली हमले में जो ईरान के मिलिट्री के चीफ भी इसमें मारे गए। साथ ही साथ अनेक न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को भी इजराइल ने इस हमले में एलिमिनेट किया है। तो इससे ये स्पष्ट है कि इजराइल के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई एक बहुत बड़ी और गहरी मिलिट्री प्लानिंग के साथ ये की गई थी और इसमें इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है उसने बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मोसाद ने बहुत लंबे समय से इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग कर रखी थी कि किस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी इजराइल के द्वारा ये जो एक्शंस हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं और यदि ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया तो मोसाद के पास और पूरे इजराइल के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास और भी बड़े और गहरे प्लान्स हैं, जिससे कि वो उनकी ईरान की जो डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जो रियल न्यूक्लियर एसेट्स वहीं रखे हुए हैं, उनको भी वो टारगेट कर सकता है। इस तरीके के प्लान इजराइल ने पहले बनाकर रखे हुए हैं। इस तरीके के ये स्पष्ट रूप से दिखता है और ऐसे में आने वाले समय में यदि ये युद्ध एस्केलेट करता है, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम अगर नहीं लगाता है तो उसको बड़े खामियाजा और भी गहरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।